सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम सीसेट पेपर के कुछ पैसेज देखने वाले हैं। वैसे मैं लगातार आप लोगों को पैसेज पढ़ाता आया हूं और मैंने पहले भी कहा कि आप अपने स्तर पर अच्छी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं आज 3-4 क्वेश्चन और लेके आया हूँ और जिसमें पूर्व उदाहरण वाले पैसेज की हम बात करने वाले हैं। अभी ये पैसेज जब मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक आइडिया लग रहा है कि यार हम लगातार यदि प्रैक्टिस करें, तो पैसेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और इस साल का सीसेट का पेपर आपने देख लिया होगा। सीसेट का जो मार्क्स पैटर्न है वो देख लिया होगा कि इस बार काफ़ी पेपर टफ था 2020 का और काफ़ी लोग फेल हुए हैं। काफ़ी मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, फेल हुए हैं। तो मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उनकी कैसे मैं हेल्प करूँ। और जैसे अभी 7-8 दिन बचे हैं, तो मेरा एक सुझाव आप लोग मानना कि जितना आप कूल हो सकते हो, यदि आप है ना बहुत ज़्यादा डर रहे हो, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि आईज प्री एग्जाम में आपको फोकस चाहिए। आपका माइंड जितना शांत होगा, कूल होगा, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाओगे। ऐसा मेरा अनुभव है 7 प्री देने का। आप जानते हो कि मैंने 7 अटेम्प्ट लिए हैं प्रीलिम्स के। मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ और इसमें मेरे 4 प्री निकले। और जब मैं शुरू में प्री फेल हुआ था 2 अटेम्प्ट में, शुरुआत में पहले और सेकंड अटेम्प्ट में, तो केवल इस गलती की वजह से अटेम्प्ट में फेल कर गया था कि मैं मेरे में भी घबराहट थी। और शुरुआती अटेम्प्ट में जैसा होता है कि अक्सर न्यू एस्पिरेंट को आपको सही दिशा देने वाला कोई मेंटरशिप या कोई मेंटर नहीं होता आपके लिए अच्छा, तो उससे नुकसान होता है। तो यहाँ पे मैं वो गलतियाँ आपको नहीं करने दूंगा कि जो गलतियाँ शुरुआती अटेम्प्ट में, जैसे मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी 2012-13 में, तो वहाँ पे मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब मैं पहला अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैं मानता हूँ कि मेरी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा था। लेकिन एक कमी थी कि सिचुएशन को सही से संभाल नहीं पाया, जिसके कारण आप उस समय तो ये जानते हो कि अभी आप जिस दौर में हो ना, सी सेट में तो आपको कितने चाहिए, 27 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं। जिस समय हम 2012 में एग्जाम दे रहे थे, शुरुआत की थी 2012 और 13 में, उस समय आपको नहीं पता है या शायद पता हो कि सी सेट के मार्क्स भी जुड़ते थे। ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं था, हमें पूरा पेपर करना पड़ता था। तो उस चक्कर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर था और कट ऑफ भी उस समय बहुत ज़्यादा था। मतलब आपका सी सेट और जीएस फेस्ट दोनों को जोड़ के कट ऑफ हाई रहता था। तो ये बात है कि यार आजकल तो नॉर्मल हो गया अब। लेकिन बाद में मैंने भी खूब मेहनत की। जैसे 2014 में मेरा पहली बार प्री निकला, ठीक है? 2014 में तीसरे अटेम्प्ट में मेरा पहली बार प्री निकला। तो इसमें एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी थी कि इस साल मैं बहुत कूल था। इस साल सीसेट था, सीसेट के मार्क्स जुड़े थे। ऐसी बात नहीं कि मैं सीसेट क्वालीफाई नहीं कर पाया और मैं कूल था। इस कारण मेरे सीसेट में स्कोर 120 गया और जीएस में लगभग 104 के समथिंग था या 102 ऐसे करके था, ठीक है? तो मेरा ईज़िली इसमें प्री निकल गया था। कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर ही थे। तो ये बात है। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ? क्योंकि अ, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति गाइड कर रहा है, जिसने अपना काफ़ी वक़्त यूपीएससी की जर्नी में बिताया है और जो अभी खुद जर्नी में है, ठीक है? तो मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और खुद एक मेंटर आप लोगों को कर सकता हूँ, मेंटरशिप आपको दे सकता हूँ कि यार ये एक छोटी-सी एक सामान्य चीज़ें होती हैं। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आंसर राइटिंग करते हो या जो भी आप टेस्ट देते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इनको मतलब बहुत बड़ा हाइपर मत बनाना। तो कुल मिला के ये छोटा-सा 1-2 मिनट मेरा बोलने का यही है कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है। ऐसे इस समय तो यही बोलो कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। आपने कम भी पढ़ा है ना, किसी जो भी आपकी स्थिति रही हो कि आप किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय तो केवल अपने दिल और दिमाग में एक ही बात बैठा लो कि मेरी तैयारी इस बार बहुत अच्छी है। इसका फ़र्क पड़ता है दोस्तों। मेरे 4 प्री बाद में लगातार निकले हैं, तो उसका एक ही चीज़ कॉमन था कि यार निकल जाएगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये इसका प्रभाव पड़ता है। बाकी मैं आज शाम को भी एक ऐसा ही एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा प्रैक्टिकल वाला। आज शाम को उसमें हम बात करेंगे छोटी-छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें जैसा कि अक्सर हम करते हैं। ठीक है, मैं लाइव आके या मतलब सामने आके आप लोगों से बात करूँगा। 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाएँगे जिसमें निश्चित रूप से आने वाले 7 दिन की रूपरेखा पे हम बात करेंगे और ऐसे सुझावों पे चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से आपकी इस जर्नी में काम आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम 4 क्वेश्चन लेने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आप लोगों के काम आ रहे हैं। काम आ रहे हैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, कमेंट बनता है। आप कमेंट करके बताओ कि निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है? और कोशिश ये रहेगी कि और भी बनाएँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपका काम सी सेट में पैसेज में बन गया है। और दोस्तों, रीज़निंग में मेरी एक सलाह रहेगी कि आप गुच्छे वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, समूह वाले जिसमें 3-4 क्वेश्चन एक में होते हैं, उनको कर लिया करो। अब रीज़निंग और मैथ के लिए आप कमेंट करते हो कि सर आप वो भी बताओ, तो मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ कि रीज़निंग मैथ मुझे भी नहीं आती है। हाँ, रियल में नहीं आती है। इतनी आती है कि मैं भी अपना एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ। आप लोगों को समझाने वाली मैथ रीज़निंग मुझे भी नहीं आती है। ठीक है? तो मेरा अपना काम कैसे चलता है? पैसेज, ठीक है? और रीज़निंग के थ्रू मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले पैसेज हम लेंगे, यहाँ पे आप ये पैसेज पढ़ना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके वही तरीका रहेगा कि वीडियो को पॉज करो और पढ़ो, ठीक है। मैं पूरा पैसेज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ से वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज पढ़ लेना है। बाकी आपका पैसेज यहाँ पे है, ठीक है, शेष पैसेज। तो सबसे पहले होता है क्या है, ये 2017 का ले रहा हूँ पेपर में। तो वैसे पेपर तो आप, मैं आशा करता हूँ पेपर आप लोगों के पास होंगे, ठीक है। पेपर आप लोग साथ लेके चलते हो, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले आप अटेम्प्ट लेते हो और उसके बाद में इसमें देखते हो, ठीक है। और बाकी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ से इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। पैसेज पढ़ के आराम से पॉज करके देखना। चलो मैं अब सॉल्व कराता हूँ इसको। सबसे पहले क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप जो भी पैसेज देखते हो ना उसको ईमानदारी से ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, ठीक है। लोग ये बोलते हैं क्वेश्चन पहले देखो, ये देखो, वो देखो, मेरा ये तरीका नहीं है। मेरा अपना एक तरीका है कि मैं पहले आराम से पैसेज पढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट लूंगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते समय मुझे लगा कि दोबारा मुझे कुछ लाइनें देखनी, तो मैं दोबारा एक बार देख लेता हूँ। चलिए पढ़ते हैं कि नव परिवर्तनकारी इनोवेटिव भारत समावेशी होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी उत्पन्न होगा, जिससे सभी भारतीयों के जीवन में एक सुधार आएगा, ठीक है। नवप्रवर्तन व रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ती हुई सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं और तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले दबावों से मुक्त कर सकते हैं। कृषि और ज्ञान केंद्रित नॉलेज इंसेंटिव निर्माण और सेवाओं के बीच उत्पादकता में बढ़ते हुए विभेद से असमानता बढ़ने का खतरा है। भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों को गरीब लोगों की जरूरतों पर ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित कर तथा ज्ञान अर्जन के लिए अनौपचारिक प्रतिष्ठानों की क्षमता में उन्नयन कर एक नव परिवर्तन और अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रभाव का सामना कर सकता है। समावेशी नव परिवर्तन वस्तु और सेवाओं की लागत को कम कर सकता है तथा गरीब लोगों के लिए आय अर्जन के अवसर उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे इस साल जो सीसेट लोग फेल हुए हैं, बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुवाद गलत है, हिंदी माध्यम के साथ भेदभाव होता है। नो डाउट अनुवाद गलत है, मैं मानता हूँ इस बात को कि जो हिंदी अनुवाद जो यूपीसी करता है उसमें काफ़ी खामियां हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। हमने आवाज़ उठाई 2013 में भी, आपको पता हो 2014 में हमने आवाज़ उठाई और सीसेट को क्वालिफाई किया, उसमें हम भी शामिल थे, ठीक है। तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते इस समय कि यूपीसी बहुत भेदभाव करता है। हम नेगेटिव माइंडसेट से नहीं जा सकते हैं। हमारे पास एक ही उपाय है कि हम मेहनत करके कैसे से एग्जाम निकालें, क्योंकि यार हमारे सपने बड़े हैं, तो इन चीज़ों में हमें नहीं घुसना है ज़्यादा, ठीक है। जो भी जिसको करना है करने दो। मेरा ये मानना है कि चलो अनुवाद गलत है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अंदर से भी कुछ पॉजिटिव निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया, पूर्व धारणा वाला क्या होगा, पूर्व धारणा वाला क्या होगा, डायरेक्ट पैसेज से न होके ऐसे एक आपकी भावना से होगा। आप एक बात सोचो कि पूर्व धारणा वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक चीज बात समझना कि लेखक ने ये लेख क्यों लिखा है ना। लेखक की दिमाग की बात आप जानने की कोशिश करो कि यार लेखक ने ये लेख क्यों लिखा है, लेखक क्या संदेश देना चाहता है, या लेखक इस लेख से क्या बात कहना चाहता है। तो इसमें देखना, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत पूर्व धारणा है जो उपयुक्त परिच्छेद से बनाई जा सकती है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले पूर्व धारणा वाले मुझे भी गलत लग रहे थे, मैं भी इनको गलत कर रहा था, लेकिन जब से मैं बार बार इनकी प्रैक्टिस करने लगा हूं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यार आपको जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, वो बात सही है। आप अपनी गलतियां करके सीखते हो ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे और आपको देखना कितना फायदा होगा। ये कह रहा है कि गांव से शहरों के प्रवसन को कम करने के लिए नवप्रवर्तन रिसर्च ही एकमात्र रास्ता है। देखो एकमात्र रास्ता नहीं होता है कुछ भी, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ और काट दो। तेजी से विकसित होने वाले देश, प्रत्येक देश को कृषि व अन्यत्र क्षेत्रों में उत्पादकता के बीच विभेद को न्यूनतम करने की आवश्यकता है। देखो यार, नहीं गारंटी नहीं है, तरक की बात करें ना, तो ये गारंटी नहीं है कि प्रत्येक जो तेजी से विकसित होता है वो ऐसा करता ही है। तो इसको आप निकाल सकते हो। आगे क्या है, समावेशी नवप्रवर्तन था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक समतावादी समाज बनाने में सहायता कर सकते हैं। एक बात हमने हमेशा देखी है कि जो कुछ ना थे ऐसा हो सकता है, मे भी हो सकता है, तो लेकिन यार ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में क्या होता है, सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। जहां पे वो एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करें ना, नहीं केवल एकमात्र रास्ता है, नहीं यही होगा, तो वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। चाहे जीएस फर्स्ट में भी ये बात लागू होती है और सी सेट में भी लागू होती है। इसका मतलब एक बात यहां से निकल के आई है कि यूपीएससी नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा रट्टा मारो, या बहुत चीजें फैक्ट डाटा याद करके आप प्रीलिम्स निकालो। यूपीएससी ऐसे लोगों को यहाँ पे पसंद करेगा जो लोग अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन भी वैसे आते हैं, ठीक है। यही तो अंतर है अन्य एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में, तो इस बात को समझो, ठीक है। आगे क्या है इसमें कि क्या है मतलब, या तेजी से शहरीकरण केवल तभी होता है जब किसी
देश की आर्थिक वृद्धि तीव्रगामी होता है। तो ये कहना केवल तभी होता है, ऐसा नहीं है। देखो, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपका आंसर अपने आप निकल के आएगा। आंसर खुद बोलता है कि भाई मैं ये आंसर हूँ। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी। तो ये एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है, मेरे हिसाब से अपनाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे हिसाब से जब आप, जिनको ये लगता है ना, डर लगता है कि यार मैं, मेरा सी सेट में ये है, फोबिया बना लिया है कि यार मेरा सी सेट होगा नहीं, है ना, तो मैंने एक तरीका आपको सिखाया कि पैसेज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं पैसेज के माध्यम से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे 30 क्वेश्चन सी सेट के आ रहे हैं तो आप 30 की 30 करके आओगे, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ ये बात। मैं तो केवल यार 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आप 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, जिसमें से आपके इस तरीके से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मैं तो 20 की बात कर रहा हूँ। चलो 20 भी मत मानो यार, मेरा ये बात तो मान लो कि 15 करने हैं। 15 से 18 क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, जब इतना मैंने पढ़ा दिया, इतनी मेहनत करवा दी है, तो 15 से 18 तो हम नहीं छोड़ेंगे। चलो नहीं छोड़ेंगे तो सही बात है। फिर बचे, अब यार लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के बहुत आसान वाले क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन वो आते हैं। तो आपका तो वैसे भी टेंशन फ्री हो, आप आराम से इनको अटेम्प्ट लेते हो, तो ऐसे करके 50 एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेना, और जिसमें से लगभग आप सही होंगे यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। लेकिन आप में से जो, जिनको लगता है ना कि यार पैसेज मेरा गलत होने की संभावना रहती है, तो आप रीजनिंग मैथ की ओर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी स्ट्रेटेजी अपनाना, किसी के कहने से मत मानना कि मैं ये कर रहा हूँ कि पैसेज करो, ये नहीं। अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी होती है, वही आपको एग्जाम निकलवाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ये पैसेज, आप देखना। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी पैसेज देखें, 6 नंबर वाला। ठीक है, आराम से इसको पढ़ें पॉज करके, और यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के इसको अटेम्प्ट लो। ठीक है, मैं बताता हूँ मेरा क्या तरीका। यहाँ पे आप लगातार ये देख रहे हो ना, मैं एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पैसेज मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये मान के चलो आप कि मैं एग्जाम में मेरे सामने पेपर है, तो मैं कैसे सोल्व करता हूँ, यही तरीका अपनाता हूँ। सेम तरीका अपनाओ, फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि ये संभावना है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कि यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हुए पर्यावरणीय जोखिम में पड़ जाएंगे। ये संभावना कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, फलस्वरूप, अच्छा इसमें आप मनन करते रहना, आपका माइंड खुद प्रोसेस करता है कि हाँ यार ये बात कहना चाह रहा है, मैं क्या समझ रहा हूँ, उससे फायदा मिलता है पैसे सोल्व करने में। ठीक है, फलस्वरूप प्रवसन के लिए विवश हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रवासियों की श्रेणी की नई, इस नई श्रेणी की पहचान अभी करनी है। मतलब अभी इसका आइडिया नहीं है कि कैसे होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शरणार्थी शब्द का एक सुस्पष्ट अर्थ होने के कारण जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। ये बात अभी भी समझ से बाहर है कि जलवायु परिवर्तन प्रवसन के मूल कारण के रूप में कैसे कार्य करेगा। देखो अभी स्थिति अस्पष्ट है कि मतलब कैसे होगा। यदि जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तब भी उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा। मतलब काफी जटिल चीजें हैं कि यार कौन उनको देगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन में कुछ सिद्धांत और कानून बने, आपने जीएस में पढ़ा होगा कि ये ऐसा होता है तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन देश स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर तो अभी काफी डिबेट हो रही है कि यार कौन उनको स्वीकार करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, ये पैसे अभी कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन होता है उस पर कहीं अधिक बल दिया गया है, परंतु आवश्यकता है कि जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर हुए प्रवसन की भी पहचान की जाए, ताकि उनकी समस्याओं को उचित रूप से दूर किया जा सके। तो आपको समझ आ गया होगा पेशेज किस पर बात कर रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना कि उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेस निकाला जा सकता है। मतलब ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है कि यार इसका क्या, लेखक का क्या उद्देश्य है इसको लिखने के लिए। इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना, आंसर तभी अच्छा निकलेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन के चक्कर में गलत कर लोगे आप। ठीक है, सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक पे जाते हैं कि क्या कहता है कि विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों के प्रवसन का सामना नहीं कर सकता। ऐसा कहीं बात नहीं की गई है। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी ना इसमें कि भाई नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल कट गया। वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यार ऐसे कैसे हो सकता है, विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों का प्रवसन सामना नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता भाई, कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें हमें तरीके और साधन ढूंढने चाहिए। एक हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि हाँ हो सकता है, एक बार आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए, अच्छा इसमें तो बात ही नहीं की गई, सॉरी, इसमें सही से पढ़ना चाहिए एक बार स्टेटमेंट को, कि इसमें तो कोई बात ही नहीं की जलवायु परिवर्तन को रोकने के साधन, ऐसी कोई बात नहीं की। अभी बात की गई जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले माइग्रेशन के लिए, उसकी बात की गई, तो ये कट गया। थोड़ा लॉजिक लगाओगे आसानी से आंसर निकलेगा। ठीक है, भविष्य में जलवायु परिवर्तन लोगों के प्रवसन का सर्वाधिक मुख्य कारण होगा। हम कैसे कह सकते हैं भाई, और भी तो कारण हो सकता है।
कैसे कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन ही सबसे बड़ा कारण होगा? हो सकता है कहीं बहुत भयंकर वाला युद्ध हो जाए, जैसे अफ़गानिस्तान में भी हो रहा है, हो सकता है कई देशों में ऐसी आंतरिक सुरक्षा की समस्या आ जाए, तो प्रवसन उसके कारण भी तो हो सकता है। तो देखो एलिमिनेशन कर दो, अपने आप निकल के आए, ये हमने नहीं कहा है। भाई साहब आप ये खुद देखो, ठीक हो? इसमें खुद आंसर बोलता है। हमने क्या किया, केवल अपना लॉजिक और तर्क लगाया है। हमने तर्क की बातें की, आंसर निकल के आया है और आंसर क्या है? डी आंसर है। क्या पढ़ते हैं हम? जलवायु परिवर्तन और प्रवसन के बीच संबंध अभी भी सही रूप से नहीं समझा गया। पूरा पैसेज यही तो बात बोल रहा था कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। ऐसा ही होता है। इस तरीके से आज मैं कहता हूँ कि अब जैसे मैं भी एग्ज़ाम में जब बैठने वाला हूँ, ठीक है? मेरा टारगेट 2022 है, मैं हमेशा से कहता हूँ, लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कब दे रहे हो? तो मेरा तो मैंने पहले ही कहा था कि 2022 मेरा अंतिम अटेम्प्ट है। हालाँकि मेरे पास 2 अटेम्प्ट हैं, लेकिन मेरी तैयारी जो अभी चल रही है, तैयारी का जो मैं मानता हूँ, मेरा जो विश्वास आ रहा है कि यार अब कल्याण हो जाएगा, कि अभी हम दूर नहीं रहेंगे अपनी सफलताओं से और अच्छा करेंगे मतलब। अभी तो उम्मीद मन में और विश्वास यही है कि हम अच्छा करेंगे। तो इस बार तो मैं अटेम्प्ट दे नहीं रहा था। तो आप काफ़ी लोग मेरे को लेकर भी जागरूक है, सर आप हमारे लिए इतनी प्रयास कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दोस्तों मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और मैं तो ये मानता हूँ कि जब मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा विश्वास आता है कि मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ। मेरे साथ लाखों विद्यार्थी भी चल रहे हैं और मेरे इस अनुभव को यदि आपके साथ जोड़ता हूँ, तो मैं और ज़्यादा अच्छा फ़ील करता हूँ। क्योंकि यार एक बंदा, एक व्यक्ति जो 7-8 साल से इस फ़ील्ड में है, इतना उसका एक रिसर्च सॉलिड है। आप मेरे वीडियो को देखना, मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता हूँ। कभी भी मैं बिना तर्क की बातें नहीं करता हूँ, सबसे बड़ी बात है। मेरे पास बहुत सारे लॉजिक और तर्क होते हैं। ये एक मेरा रिसर्च है इन एग्ज़ाम को निकालने का। तो ये रिसर्च और ये मतलब डाटा आपके काम आ सकता है, ये सूचना आपके काम आ सकती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे जो 7 साल है वो आपके साथ जुड़ जाएँ, तो आपका पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकल सकता है। और मैं कभी भी नेगेटिव इन चीज़ों में, मीडियम की बातें ये नहीं करूँगा यार, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैंने इस बार के रिज़ल्ट को जब एनालिसिस किया हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट को, मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ जैसे मैंने 3 इंटरव्यू दिए, तो हर बार मेरे साथ इंटरव्यू में मिलते थे जो चेहरे, इस बार उनका प्रॉपर आईएएस है। कितने लोगों को बता सकता हूँ, देवेंद्र जी मीना है, गिरधारी जी मीना है, सुनील जी हैं, ठीक है, भानु प्रताप हैं, भानु प्रताप आईपीएस में बनेंगे। तो ऐसे 5-6 लोग हैं जिनको मैं देखता था हमेशा यूपीएससी के धौलपुर हाउस में जब हम इंटरव्यू देते थे, आपस में मिलते थे। तो वो लोग जब सफल हो रहे हैं, तो हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है? मेरे बहुत सारे अच्छी दोस्त हैं जो अच्छी रैंक पे आए हैं। मेरा एक दोस्त पिछले सालों में एक 60 रैंक पे आया था, तो जब उससे बात करा था तो उसने मुझे एक बात बोली कि उसकी जैसे 3 अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ, बार-बार इंटरव्यू दिया, तो उसकी बात मुझे एक बात याद आती है कि यार धर्मेंद्र है ना, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप पर कभी है ना अविश्वास मत करना। मैंने मतलब आप लोगों को देखा है या मुझे देखा है, तो एक ही चीज़ हम लोगों को सफल बना सकती है, वो है अपना आत्मविश्वास। तो इस बात को ना आपके अंदर है ना, आप यदि ये सुन रहे हो, ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल की बात, मैं हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, कुछ लोग इस नेगेटिव फ़ील को लेके सर फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन यदि ये बात आपके दिल पे लगती है, आपके मन पे जाती है, तो आपका विश्वास और गहरा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो 3 बार इंटरव्यू तक दे चुका है। और लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार सर आप 3 बार इंटरव्यू दे चुके हो, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये है, मैं क्यों ज्ञान दे रहे हो, आप खुद सक्सेस हो जाओ ना। तो हर की एक जैसी पृष्ठभूमि नहीं होती है। जैसे मैं अपना मानता हूँ कि मेरा एक कह रहा हूँ ना बार-बार कि मेरा एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी चुनना थोड़ा-सा बेकार हो गया कि उसमें मार्किंग पैटर्न आप जानते हो कैसा है हिंदी मीडियम में, तो मैंने वो सुधारा, हिंदी साहित्य लिया है। और दूसरा इंटरव्यू में मैं मानता हूँ अच्छा नहीं कर पाया। मैं बार-बार बोलता हूँ कि 3 बार इंटरव्यू तो गया हूँ, तो यदि मैं सबसे बड़ा फैक्टर मानूँ तो मेरा इंटरव्यू ही फैक्टर रहा है कि इंटरव्यू में अपने आप को सही से प्रेज़ेंट नहीं कर पाया। मैं कभी यूपीएससी को दोष नहीं दूँगा कि यूपीएससी ने मुझे कम नंबर दिए हैं। यूपीएससी ने नहीं दिए, मैंने कम नंबर लिए हैं उनसे। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, जब उनसे बात करते हैं तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि बेटा जब तुम यहाँ तक आ रहे हो बार-बार, तुम में टैलेंट है यार। तुम में हर बार तुम 2000 लोगों की लिस्ट में आते हो इंडिया के, यहाँ तक पहुँचते हो, तो तुम में टैलेंट तो है बेटा। लेकिन नंबर देना हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी बात करते हैं हमसे वो। वो ये बोलते हैं कि नंबर देना बेटा हमारे हाथ में नहीं है। नंबर लेना केवल तेरे हाथ में है। तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस, तुम्हारा मतलब यहाँ पे क्या, कैसे अपने आप को रखोगे, तुम्हारा कैसा व्यक्तित्व होगा, वो तुम्हें नंबर दिलाएगा। तो इन बातों पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ये मैं अपने लेसन में बीच-बीच में जब ये बातें याद आती हैं, तो ये प्रैक्टिकल बातें निश्चित रूप से आपके काम आएगी। तो आप में से कोई भी हिंदी माध्यम का है तो कभी भी घबराना मत। ये मत सोचना कि इंटरव्यू में आपको डुबा देंगे। मेरे ऐसे-ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कभी उनका ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंटरव्यू में उनको देखूँ तो 205, 210 नंबर, ऐसे नंबर भी वो लेके आए हैं। हाल ही में जैसे सुनील धनवंता सर है, 198 नंबर लेके आए हैं। मेरे दोस्त पवन जी हैं, आप जानते हो पवन जी से आपको कई बार मिला है यूट्यूब पे, यहाँ पे 190 नंबर है। विकास गुप्ता जिनका मैं बनाया था 190 नंबर है। ये सब हिंदी माध्यम वाले हैं और हाल ही के दिनों में आए नंबर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यूपीएससी, अब देखो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे 2019 में हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे। 2019 में यानी 2020 में मेरा इंटरव्यू था 3 मार्च, हाँ, 3 मार्च 2020 को मेरा आईएएस का इंटरव्यू था, ठीक है? उस दिन मेरा और विकास का इंटरव्यू साथ में था, तो जैसे मेरा 5वें नंबर पर था और विकास का 6वें नंबर पर था, जिस बोर्ड में हम थे। तो
उसी बोर्ड में मुझे मतलब सबसे कम मार्क्स मिले उसी बोर्ड में, और उसी बोर्ड में विकास को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले। ठीक है, विकास ने मेरे जस्ट बाद में था, विकास को 190 मार्क्स दिए, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है विकास, 190 दिए, और मुझे एवरेज मार्क्स। यहाँ पे अपने मार्क्स में कभी बताता नहीं हूँ, इंटरव्यू को लेकर अपने मार्क्स में किसी के साथ, ये मेरी एक प्राइवेसी का ही मामला समझो आप, मैं बताता नहीं हूँ। ठीक है, आप ये मानो कि हाँ बिलो 150 है। ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं है। तो ये बात थी नॉर्मल वाली। तो ये जानबूझ के इसलिए भी बता रहा हूँ कि आजकल मैं यूट्यूब पर कुछ अलग ही देख रहा हूँ, लोगों को कमेंट भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसे भी सीसीएट या पैसेज पढ़ने तो सीरियस विद्यार्थी आएगा जो मेरी बात को मानेगा और पसंद भी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पैसेज लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज अच्छी पॉजिटिव बातें हुई है। यदि आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को जब खत्म होगा, जब ये लेसन एंड होगा, तो आप आंख बंद करके खुद इस चीज़ को रियलाइज करना कि आज हमने क्या सीखा यहाँ से। ठीक है, और कैसे आप प्री निकालोगे। हाँ, इस वीडियो के एंड के बाद में मन में यही विश्वास रखना, एक बार अपने मोबाइल को बंद करके, आंखें बंद करके मन में यही विश्वास दिलाना, बार बार 7 बार 10 बार बोलना कि हाँ मेरा इस बार प्री निकलने जा रहा है, मेरा इतना विश्वास है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। देखना उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, आप खुद देखना। आप 7 दिन में ये बात बार बार दोहराना अंदर होता है यार। लाइफ क्या है, लाइफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, पूरी पूरी एक मानसिक प्रक्रिया है जीवन। बहुत बड़े एक व्यक्ति ने बात की थी, जीवन कुछ नहीं है, केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। यदि आपने अपने मानसिक रूप से आप मजबूत हो, अपने माइंड को सही कर लिया है ना, तो सब कुछ आपका सही हो सकता है। ठीक है, ये तो फिलोसफी वाली बातें आज ज़्यादा होगी, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए। मैं वैसे ऐसी बातें बहुत कम करता हूँ। ठीक है, आती नहीं है ज़्यादा बातें ऐसी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज ज़रूरी थी बातें करना। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। अनेक किसान फसल को हानि पहुंचाने वाले, अच्छा पहले एक बार ये क्वेश्चन आप देख लो, पैसेज देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देख लेना पैसेज, वीडियो को पॉज करके देखना। बाकी का पैसेज यहाँ पे बचा है शेष हिंदी मीडियम के लिए, और ये इसमें क्वेश्चन है 47, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने वाले 48। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देखना, यहाँ पे 47 हो गया और यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, चलिए आप पैसेज के वीडियो कम आएंगे, याद रखना। अब डिपेंड, आप अपने आप पर इंडिपेंडेंट हो गए हो। मैंने आपको इतना तो सिखा दिया कि आप पैसेज को लेकर ज़्यादा नहीं बनाने। तो ये वीडियो इसलिए आज लास्ट वीडियो मानो आप पैसेज का इसके अलावा नहीं आएगा अब। और यदि 2020 के आंसर की आते तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन 2020 के आंसर की इस बार लगता नहीं आएगी, क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी आईएफएस की जो है, आईएफएस का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मार्कशीट आना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अपने क्या है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गुणागणित मत करना ज़्यादा। ठीक है, तो अनेक किसान फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए संश्लेषित कीटनाशकों, यानी वही आप जानते हो कीटनाशक जो आते हैं, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल कीटनाशक होते हैं। ठीक है, कुछ विकसित देशों में तो कीटनाशकों की खपत लगभग इतनी बढ़ गई, 3000 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच रही है। दुर्भाग्यवश ऐसी कई रिपोर्ट है कि ऐसे यौगिकों में अंतर्निहित विषाक्तता अधिक होती है, मतलब उनमें जहर ज्यादा होता है, जो खेती करने वालों के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डालती है। स्वाभाविक बात है, और क्या। संश्लेषित कीटनाशक सामान्यतः पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर वे सूक्ष्म जैविक विविधता को नष्ट कर पारिस्थितिक इकोलॉजिकल असंतुलन उत्पन्न करते हैं। इनके अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप कीटों में कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित हो गया। ये तो आप सिंपल बात है यार, ये तो बहुत सामान्य पैसेज है। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हुई है और जिन समस्याओं का उपचार किया जा चुका है वे फिर से बढ़ गई है। हाँ, इसके अलावा वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक, अच्छा ये यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा चेंज आया अभी है ना, बदलाव आया कि वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़कनाशी नियंत्रण करना इनके उपयोगकर्ताओं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता है। ये मतलब उनकी बात कर रहा है जो अपने बायोडिग्रेडेबल होते हैं, या ऐसे मतलब जैविक कीटनाशक बोल सकते हैं इनको थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, ये बोल रहा है कि जो वानस्पतिक कीटनाशक होते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से सही है, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से सही है। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में क्या करते हैं, कुछ ही घंटों अथवा दिनों में हानि रहित यौगिक में टूट जाते हैं। कि जो भी हमने बायोपेस्टिसाइड यूज में लिया ना, वो बहुत अच्छा है कि वो जल्दी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा कीटनाशी विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिक तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद है। जबकि हम इनकी बात करें कि कीटनाशी विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिक तंत्र में कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद है। हाँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोबारा पढ़ के समझ लिया इसको, है ना। अधिकांश मृदाओं में, मिट्टी में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव इन्हें सरलता से विघटित कर देते हैं। वे परभक्षियों की जैविक विविधता को बनाए रखने और पर्यावरण प्रदूषण तथा मनुष्य के स्वास्थ्य संकटों को कम करने में सहायक होते हैं। पौधों में बनाए गए वानस्पतिक कीटनाशक, पौधों से बनाए गए, अच्छा सही बात है, पौधों से बनाए गए वानस्पतिक कीटनाशक जैव निम्नीकरण
बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक फसल सुरक्षा में उनका उपयोग करना व्यवहारिक रूप से। पैसेज को पढ़ के दो बातें समझ में आई ना, एक तो कौन सा कीटनाशक है जो आर्टिफिशियल या जो खतरनाक वाला है, जो जहर है, एक है मतलब अपने वो ही है बायोडिग्रेडेबल, यानी जो कि जैविक बोल सकते हैं, चलो जैविक कीटनाशक है ना, बायो जी हाँ, कीटनाशक है। पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन देखते सोल्व होंगे पक्का, लॉजिकल रीजनिंग अपनाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त परिचित के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा है कि आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशक का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कहीं नहीं की गई, कभी नहीं करना चाहिए, बात की नहीं गई। बात तो इसमें दो चीजों की गई है, ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं करना चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं इसमें। तो एक जहां पे काटो भाई, एक काटो, देखो आंसर केवल एक स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल गया, आंसर है बी। ये तरीका होता है। आगे देखो पढ़ते हैं, धारणीय कृषि का एक उद्देश्य अल्पतम पारिस्थितिकी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं, कह नहीं सकते प्रभावकारी होते हैं, ठीक है, वैसे भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, 47 में बी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सी का पैसेज क्या है कि जैव कीटनाशकों के विषय में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही है। जैव कीटनाशक जो हम अभी पढ़ के आए, जैव कीटनाशक कंफ्यूजन मत होना, इंग्लिश का आप देखना, जब भी आपको लगे ना इंग्लिश का देखना आपको, बायोपेस्टिसाइड है। बायोपेस्टिसाइड यानी अच्छा वाला पेस्टिसाइड है, और दूसरा वाला कीटनाशक वो जो कीटनाशी जो है कृत्रिम वाला बेकार है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको लॉजिकल तरीके से, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, जैव कीटनाशकों विषय निम्न खतरों पे कौन सा सही है। वे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है, ठीक है, मान सकते हैं। वे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं, बात तो की गई भाई यार, ये तो अपने आप बायोडिग्रेडेबल, क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल है, तो खतरनाक तो नहीं है, तो मान सकते हैं इसको, ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला, वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, तो उसमें क्या लिखा था कि जैव कीटनाशक पर्यावरण में लगातार नहीं बने रहते हैं, सूर्य के उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जहां दो उनको निकाल दो, एक बार साफ साफ लिखा है, स्टेटमेंट देख लो, चाहिए एक बार चाहो तो दोबारा जाके देख लेना, इसमें साफ लिखा है कि ये कुछ ही दिनों में हानिकारक योगी में टूट जाते हैं। इसका मतलब बने तो नहीं रहते हैं भाई, लगातार तो नहीं बने रहते हैं, कट गया। आगे पढ़ते हैं, वे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य जैसा जब भी एक्सट्रीम सिचुएशन आए, ये जरूरी नहीं है मतलब ऐसा ही हो ही, कहीं बात भी नहीं की गई है, तो तीसरा वाला भी जाएगा, तो ये भी कट गया। आंसर क्या है, ए। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने किस प्रकार लॉजिकल चीज़ों के हिसाब से आंसर निकाले, और ये चारों आंसर सही है, ठीक है। यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की भी मैंने इनको मैच किया है, इसलिए आप चिंता मत करना कि कहीं इसमें गलती की गुंजाइश होती नहीं है, गलती की गुंजाइश, ठीक है। फिर भी आपको लगे कि कुछ गलतियां हैं तो कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही। आज मैं कुछ दो चार लॉजिकल वाली वीडियो और लाऊंगा जिससे आपका फ़ायदा हो, इसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन भी हो। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर करते रहना।